नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आप सबका स्वागत है। मैं एसएन राव के साथ रूबरू हूँ आपके साथ आज की सुर्खियों पर, चर्चित सुर्खियों पर विशेष चर्चा के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं। राव साहब, आज एक खबर प्रमुखता से छपी है महाराष्ट्र को लेकर। वह है शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष, कद्दावर नेता, महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले उनके और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, तेज तर्रार युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग की। पवार साहब ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को समाप्त कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल जवाब दिया, पलटवार किया, तो हम ऐसा नहीं करते, हम उनके साथ उनको खत्म करते जो हमारे पीठ पे छुरा भोंकते हैं। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका भी कुछ बयान आया है। नीतीश कुमार ने जो वहाँ पलटी मारी उसे लेकर के ये लिखे कि दिलचस्प घटना विकास क्रम है। इसमें क्या आपको लगता है कि शरद पवार का जो कद है, जो ऊंचाई है और राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी एक विशेष पहचान है। देवेंद्र फडणवीस युवा हैं, 5 वर्षों तक उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मुख्यमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक संचालन किया और तेजी से वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर हैं, दोनों महाराष्ट्र के। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ, वो जो जुबानी जंग है, वह कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अरुचिकर माना जाना चाहिए? देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा माननीय शरद पवार का बयान, ये जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से अपना जो गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ जब सरकार बनाने का तय हुआ, तब पवार साहब ने टिप्पणी की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगी पार्टियों को या जो भी रहते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। ये बयान, और उसके बाद में आपने जिक्र किया भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी का। अब हालांकि सुशील मोदी इन दोनों बिहार की राजनीति में कम नज़र आते हैं, उनको वहाँ से किन्हीं परिस्थितियों में वो वहाँ से हटाया गया। मगर इसमें आपने जिनका जिक्र किया, महाराष्ट्र के युवा नेता, युवा मुख्यमंत्री, जिनकी पहचान है, जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने पवार साहब के इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा हम लोग उनका ही साथ छोड़ते हैं जो हमारे साथ गद्दारी करते हैं। जो उनका इशारा ऐसा था कि ये अभी जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी थी, 3 दलों की जो सरकार थी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, और बाद में उसमें से माननीय एकनाथ शिंदे जी अलग हुए। तो ये आरोप जो पवार साहब का जो ऐसा आरोप था कि वो वहाँ जैसे बिहार में वो नीतीश कुमार को शायद दरकिरार करना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार जी पहले ही समझ गए और पहले ही अलग हो गए। यहाँ शायद वो चाहते थे कि अभी ये शिवसेना को अलग करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके लोगों से कुछ लोगों को लेकर सरकार बनाई है। अब ये देवेंद्र फडणवीस जी वैसे दोनों अपनी जगह बड़े नेता हैं, मगर शरद पवार साहब की जो इमेज है, एक राष्ट्रीय उनकी इमेज है, और वो संसद में हैं, महाराष्ट्र में भी रहे हैं,
अब ये वर्चस्व की लड़ाई है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में पवार साहब बीच बीच में अपना कुछ प्रभाव डालना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं अभी भी वो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हैं और लोग उनकी सुनते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। बीच में दिल्ली भी चले जाते हैं, कभी राष्ट्रपति चुनाव में, कभी उपराष्ट्रपति चुनाव में, वो अपना जो है कुछ रोल रहता है उनका। मगर ये अभी महाराष्ट्र में उनका पकड़ कमज़ोर हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार जताना चाहते हैं। और ये गठबंधन की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जाने के बाद पवार साहब का कद कम हुआ है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें निश्चित रूप से भी देवेंद्र फडणवीस जो है अभी वो सत्ता में है और आज उप मुख्यमंत्री है, तो उनके जो वार है, उनके जो भी उनके अटैक होने वाला है वो ज़्यादातर शरद पवार साहब पर ही होगा, क्योंकि अजित पवार साहब के साथ उनके काफ़ी दोस्त थे वो, और दोनों की दोस्ती लोगों को मालूम है कैसे उन्होंने एकदम सुबह 8 बजे दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। तो ये तो रहेगा हमेशा के लिए, मगर इसमें थोड़ा दोनों पक्षों को, पवार साहब को तो अपना रखना ही चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब को भी अपना थोड़ा सा एक जो भी टिप्पणी कर रहे हैं आप थोड़ा मर्यादा में करना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, मान सम्मान एक अपना होता है। बिल्कुल, वो उम्र के हिसाब से भी आज बड़े नेता है और उनका भी एक योगदान रहा है महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल, आज आप उनको भले ही आप मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, मगर पवार साहब ने काफ़ी दिन इस राज्य को संभाला है और बहुत छोटी उम्र में वो राजनीति में आए, और जितनी आपकी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है राजनीति का, और करीब 50-60 साल से वो चुनकर आ रहे हैं और अभी तक हारे नहीं है कहीं से भी। तो ये थोड़ा सा जरा संभल के बयानबाजी, और सब जगह बयान देने की ज़रूरत भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि देवेंद्र जी को इतना एकदम रिएक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें को इग्नोर भी करना चाहिए। मीडिया के लोग तो पहुंच जाएंगे आपका क्या कहना है, मगर कभी कभी अगर नहीं बोले तो भी एक इशारा रहता है। तो ये दोनों के लिए, एक हमारे लिए तो दोनों, महाराष्ट्र के लिए दोनों बड़े नेता हैं, मगर ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई है, और कौन किसको ख़त्म कर रहा है ये सब जनता जानती है, किस तरह की राजनीति हो रही है। और बिहार में जो हुआ ये सबको मालूम है। अभी अगर नीतीश कुमार जी अगर ये काम नहीं करते तो वो उनको 2024 में जो बड़ा रोल उनको चाहिए, लीड एक्टर का जो रोल चाहिए उनको, वो उनको नहीं मिलता। जैसे आप समझते हैं कोई कैरेक्टर एक्टर रहता है भाजपा में के साथ रहते हुए तो कभी नहीं मिलता। कोई एक्टर रहता है, उसको अच्छी फिल्म चाहिए, उसको अच्छे रोल चाहिए, अच्छे किरदार चाहिए, तो वो आगे बढ़ना चाहता है। उसी तरह नीतीश कुमार जी है, उनको अच्छे रोल चाहिए, अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छे स्क्रिप्ट चाहिए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ने जरूरी था, जो उन्होंने किया है। इसी विवाद को यहाँ महाराष्ट्र में पवार साहब ने उसको जोड़ा है। तो ये देखना अपने नीतीश कुमार की बात की गए, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कही है, आपने ध्यान दिया होगा। अन्य बातों के अलावा हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत तीखे प्रहार किया और खुल करके इस बार बोले, जो नीतीश का चरित्र नहीं रहा हुआ है, लेकिन इस बार वो खुले और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। इसी में वो बोल गए, जब उनसे प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय राजनीति के विषय में उनके योगदान को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो 14 में आए वो 24 में नहीं रहेंगे। बगैर नाम लिए हुए उन्होंने सीधे सीधे कुछ ऐसा इशारा किया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 24 के पहले, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं, नीतीश कुमार कुछ ऐसी भूमिका में होंगे जिसमें वे सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे? बिल्कुल साफ है ये तो। मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है। नीतीश कुमार जी ने कल पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा है कि 2024 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, यानी विधानसभा का, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये भी 2-2.5 साल का समय उनको जो मिला है,
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह कल डंप कर दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनका साथ छोड़ दिया है, उनको तलाक दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो एक बड़े रोल के तलाश में है। और अभी वो उनका मिशन जो है वो दिल्ली रहने वाला है। और जैसा उन्होंने कहा है 2014 में जो लोग आए हैं वो 2024 में नहीं रहेंगे। इसका अर्थ साफ है, इसका मतलब एकदम साफ है कि वो एक चुनौती के रूप में, एक अल्टरनेट के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी के एक अल्टरनेट के रूप में और सारे विपक्षी दलों के एक साझा उम्मीदवार के रूप में वो शायद सामने उभर कर आ सकते हैं। क्योंकि इसमें 2-3 लोग और भी दावेदार हो सकते थे, मगर इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। जैसे मैंने बताया लोगों को, हमारे लिखा है मैंने, कि इसमें ममता बनर्जी भी एक, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और माननीय उनका काम रहा है, टीएमसी के वरिष्ठ अध्यक्ष भी है, उनको भी एक लालसा थी, उनकी भी एक इच्छा थी बड़े राष्ट्रीय रोल में आने की, नेशनल कैपिटल में कुछ उनका विचार था। मगर अभी 2-3 उनकी ऐसी गलती हो गई है या उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई है। शायद उन्होंने अपने राज्य की गेन के लिए कुछ किया होगा, मगर 2 जगह उनकी पॉलिटिकल जो है मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुआ उनके हाथ से। एक तो ये राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने माननीय श्री यशवंत सिन्हा को पहले साथ दिया, क्योंकि वो साझा उम्मीदवार थे अपोजिशन के, और बाद में वो उनसे दूर हो गई। अपने राज्य में उन्होंने दौरा करने नहीं दिया। और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, माननीय उपराष्ट्रपति का चुनाव, तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हमारे सांसद जो है वो गैर हाजिर रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, वोट नहीं करेंगे। इसका हमने लिखा भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो माननीय जो धनखड़ साहब है उनको मदद करना चाहते हैं। ये 2 बातें जो है, जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको बहुत खटक गई। और ये अब वो कोई भी विपक्ष का जो नेता है वो ममता जी पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है। और तीसरे एक उम्मीदवार थे जो शायद अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में सीमित है, मगर इच्छा बड़ी है उनकी। वह तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री KCR राव। इच्छा तो बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री उस समय तमिलनाडु की जयललिता जी, उनको भी ऐसा लगता था कि वो एक विकल्प हो सकती है। हर कोई विकल्प नहीं हो सकता है, आपका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, आपका नेशनल एक्सेप्टेंस भी चाहिए। भाषा भी एक बहुत ज़रूरी है। आप अगर देश में राज करना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, या पूरे देश में आप चाहते हैं आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े आपकी, तो आपको हिंदी आना जरूरी है। इसीलिए दक्षिण के कोई नेता एक नरसिम्हा राव को छोड़कर, हाँ, जिनको कई भाषाओं पर पकड़ते और हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और उनका नागपुर और आसपास क्षेत्रों में उनका बिल्कुल अध्ययन भी हुआ है। और एक ही वो ऐसे उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के जिनका हिंदी से और हिंदी प्रदेश में रहने के कारण नागपुर वगैरह में उनका शिक्षण हुआ था, इसलिए उनको थोड़ा हिंदी होती है था। और हिंदी और उस समय अच्छे ज्ञाता थे और एक इंटेलेक्चुअल करके माने जाते थे। तो हिंदी जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है बाकी लोगों के लिए अभी। तो इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार जो है अपने बड़े वोट के लिए 2-2.5 साल का समय है उनको, और वो ज़्यादा ध्यान अभी बिहार में तो देंगे ही, उनको तो मुख्यमंत्री करके रहेंगे, मगर ज़्यादा ध्यान जो है वो अभी बाकी चीज़ों पे देने वाले निश्चित तो हैं। और वो अभी सब लोगों को इकट्ठा करना, ये करना, 2-2.5 साल का समय है और अपनी तैयारी करेंगे वो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लबोलबाई कि अभी तक विपक्ष के पास, मैं संयुक्त विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो गैर भाजपा उनके पास कोई ऐसा राष्ट्रीय छवि का नेता नहीं था उनके पास, जिसे वे प्रोजेक्ट कर सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब नीतीश कुमार के आने से वह कमी दूर हो गई। अब नीतीश कुमार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती के रूप में विपक्ष पेश करेगा और सर्वसम्मति से करेगा। जैसे आपने ममता जी को चर्चा की, सब इनके नाम पर तैयार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक ऐसी छवि जो सभी को लेकर चलते हैं और निर्विवाद हमेशा रहे, ईमानदार राजनेता की छवि रही हुई है, नॉन करप्ट, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी है। मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प उदाहरण, कल जो उन्होंने पुनः 8वीं बार शपथ लिया मुख्यमंत्री पद के, ध्यान रखिए, एक बार भी वो अपने पार्टी के बहुमत के बलबूते पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ध्यान रखिए, 8 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, दूसरों के सहयोग से, दूसरों के समर्थन से। इसका मतलब यह है कि विपक्षी दलों के बीच, या हालिया अगर उदाहरण ले तो भारतीय जनता पार्टी के बीच, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायक थे, 75 विधायक थे और 42 इनके, बावजूद इसके बनाए, इसलिए कि नीतीश कुमार आम जनता के बीच में हर को मान्य है, वो लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का लाभ उठाकर सब लोग उनको बनाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है, और यह जब वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे विपक्षी नेता के रूप में, तो यह उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अत्यंत ही अरुचिकर टिप्पणी पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की काला जादू को लेकर। ध्यान रखिए, अभी पिछले 5 अगस्त को कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था महंगाई के खिलाफ। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि 5 अगस्त था और अयोध्या में निर्माण का 5 अगस्त को निर्माण कार्य शुरू हुआ था राम मंदिर का, उससे जोड़ दिया कि इन्हें राम मंदिर पसंद नहीं है, नहीं चाहते हैं, अनावश्यक, कहीं कहीं अयोध्या राम मंदिर और कहाँ ये महंगाई, कोई मतलब नहीं था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काले कपड़ों पर व्यंग करते हुए जादू टोना से जोड़ दिया, काला जादू बता दिया कि ये कांग्रेस सालों का काला जादू अब नहीं चलने वाला है, जैसी स्वीकार नहीं करेगी। राव साहब, मुझे ये लगा, बड़ी दुख हुआ, पीड़ा हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री, काले जादू को टोना और उसके जादू टोना को लेकर के मुख्य विपक्ष पर प्रहार करे, जबकि कोई लेना देना नहीं। कहाँ जादू टोना? अरे काले कपड़े पहनते कई ऐसे अवसर आए हैं, संसद के अंदर काली पट्टी बांध करके गए हैं नेता लोग, ऐसे अवसर आए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, भारतीय जनता पार्टी, कई बार ऐसा हुआ है। और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, एक हल्की, सस्ती, छोटी बात के रूप में पेश करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे, जैसे हम लोगों को दुख लग रहा है, देश की युवा पीढ़ी को भारी निराशा मिली होगी? ये सरासर गलत था। कल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का बयान, जादू टोनों की बात की उन्होंने, काला जादू की बात की। प्रधानमंत्री के मुख से ये निकलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य। इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए, या एक ज़माने में जो प्रधानमंत्री बोलते थे बहुत नपा तोला बोलते थे, और उनकी बात जो है उसमें बहुत दम रहता था, वैल्यू रहती थी उसकी, साइंटिफिक अप्रोच की बात करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते थे। और ऐसे समय जब हम लोगों ने जादू टोने के बारे में एक कानून पास किया है, इसके प्रैक्टिस पर, इस पर हम लोगों ने एक महाराष्ट्र में एक कानून बना है, जादू टोना विरोधी कानून बना है, इसकी प्रैक्टिस आप करते हुए, या कोई ऐसा कोई ये है ब्लैक मैजिक एक्ट है, उसको बनाया है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे, उसकी बात ना करे, उसको कोई प्रैक्टिस ना करे, उससे कोई अपराध माना गया, दंडनीय अपराध माना गया। हम लोग एक तरफ विकास की तरफ बढ़ रहे हैं,
कहाँ के कहाँ आधुनिक स्पुतनिक आधुनिक युग में विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया हम। और हम पुराने जमाने में प्रधानमंत्री हमें जादू टोना क्यों ले जाना चाह रहे हैं, और हम जादू टोने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और काला जो है हमेशा से विरोध का ये रहा, चिन्ह रहा है। काला बैज लगाकर, ये मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध करना, ये तो हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। ये आज से नहीं, बरसों से चालू है। विरोध का एक प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है, और ये सिंबलिक होता है। तो काला पट्टी बांधने से या काली रिबन बांधने से यहाँ हम लोग, हमारे मन में काला नहीं है, पर ये हम लोगों को विरोध करना होता है। जो संसद में भी, विधानसभा में भी इस तरह से लोग सदस्य जो है, या चाहे कॉरपोरेशन की मीटिंग हो, वहाँ पर सदस्य जो है यहाँ बैज लगाकर, या कर्मचारी जो है अपने काम पर, बैंक के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी काला बिल्ला लगा कर काम करते हैं, एक विरोध दर्शाने के लिए। उनके मन में कोई काला नहीं होता है, और आप उसको काले जादू से जोड़ रहे हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुखद है। अब जिसके देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वह देश के युवाओं के लिए एक आदर्श होता है। उनके प्रत्येक शब्द का अनुसरण करना चाहते हैं, उनके प्रत्येक आचरण, उनके हाव भाव, यहाँ तक कि पहनावे का भी युवा पीढ़ी पर असर पड़ता है, उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर प्रहार करते समय काला जादू को संदर्भ के रूप में लाना, उनके काले वस्त्र के पार्श्व में, यह अत्यंत ही दुखद है। मुझे लगता है कभी कभी मजाक अपनी जगह है, आप दूसरे पर कटाक्ष कीजिए, आप तीखे प्रहार कीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसकी ओर न केवल देश बल्कि विश्व के अन्य देश भी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। और आप, जैसे मैंने कहा कि आपका लोग अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसे में जैसा राव साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बोलने के पहले प्रत्येक शब्द को तौल लें, उसका अर्थ स्वयं समझ लें, और तब आप उसे जनता के सामने सार्वजनिक करें। अन्यथा आने वाले दिनों में जब इतिहास लिखा जाएगा वर्तमान कालखंड का, तो वह आप स्वयं, आपके लिए अरुचिकर होगा। धन्यवाद।